एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मलेरिया। मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, बचाव क्या है, सब कुछ देखेंगे मलेरिया का। दैट इज, हम कह सकते हैं कि मलेरिया इन वन शॉट, पूरे एक शॉट्स के अंदर पूरा मलेरिया हम लोग धुआं कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मलेरिया। मलेरिया आप सभी बच्चे जानते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है सर? इट इज ए प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर। इट इज ए प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। याद रखिएगा किससे हो रहा है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से हो रहा है। कॉज्ड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है। यहां पे ये बात सभी को पता होती है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिसऑर्डर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। बोले ठीक है सर, लेकिन मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया, ये सवाल बहुत बार बन के निकला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं आपके सामने तो यहां पे देखिएगा, हम लिखेंगे यहां पे मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे हम दो देखेंगे, अर्बन के अंदर कौन सी है, रूरल के अंदर कौन सी है। हम यहां पे कितनी देखेंगे? दो, अर्बन की देखेंगे और रूरल की देखेंगे। रूरल के अंदर कौन सी होती है, आपसे बिल्कुल एग्जामिनर अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है कि अर्बन की कौन सी है और रूरल की कौन सी है, तो उसको बता के आना है। बोले अर्बन के अंदर तो होती है आपके एनाफिलीज स्टेफेंसी। कौन सी होती है? एनाफिलीज स्टेफेंसी। और रूरल के अंदर कौन सी होती है? एनाफिलीज कौन सी? क्यूलेफेसी। क्या होती है? कौन सी होती है? क्यूले या क्यूलसीफेसी। एनाफिलीज क्यूलेफेसी और एनाफिलीज स्टेफेंसी मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। अर्बन एरिया के अंदर ये और रूरल एरिया के अंदर ये, दोनों बोथ आर डिफरेंट, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। मलेरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मलेरिया के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। हाँ, अर्बन के अंदर किस मोस्ट कॉमन कॉज क्या है और रूरल के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये 4 प्रकार का होता है। हाँ, इट हैव 4 सब टाइप। ये 4 सब टाइप होते हैं इसके। कितने होते हैं? 4 सब टाइप होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं सर, आप सभी बच्चों को पता है इसके बारे में कौन कौन से होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। लीजिए, पहले नंबर पे आता है आपका फैल्सीफेरम। पहले नंबर पे फैल्सीफेरम ही आता है ना भाई। दूसरे नंबर पे आता है आपका, याद रखिएगा, वाइवेक्स। तीसरे नंबर पे आता है आपका ओवेल। और चौथे नंबर पे आता है आपका मलेरिया या मलेरी। 4 प्रकार के सब टाइप होते हैं आपके मलेरिया के, फैल्सीफेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरी, ठीक है। हम एक एक को हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखना, फैल्सीफेरम होता है, याद रखना, मोस्ट कॉमन क्या होता है सर? डेथ का कारण बनता है। डेथ इसी से होती है। अगर कोई मलेरिया से एक्सपायर होता है तो ज्यादा चांस होंगे कि हो सकता है उसके फैल्सीफेरम हो गया हो। हम लिख सकते हैं मोस्ट लीथल होता है। लीथल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा घातक होता है, ठीक है। हाँ, इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि मैलिग्नेंट टर्सियन होता है। ये क्या होता है? मैलिग्नेंट टर्सियन होता है, अरे बॉडी में फैलने का काम करेगा, मैलिग्नेंट टर्सियन होता है। साथ ही मोर्टिल या सेरेब्रल मलेरिया भी इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रल मलेरिया भी इसे ही कहते हैं, याद रखना, सेरेब्रल मलेरिया। फैल्सीफेरम के बारे में 4 चीजें, मोस्ट कॉमन डेथ इसी से होती है, मोस्ट लीथल यानी बहुत ज्यादा घातक होता है, मैलिग्नेंट टर्सियन होता है मतलब फैलने का काम करेगा। मैलिग्नेंट आपको पता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट 2 चीजें होती है। मैलिग्नेंट बहुत ज्यादा घातक होती है और बिनाइन इतनी ज्यादा घातक नहीं होती है। सेरेब्रल मलेरिया भी इसे कहते हैं। आपसे पूछ सकता है फैल्सीफेरम को, या फिर पूछ लेगा सेरेब्रल मलेरिया किसे कहते हैं, दैट इज फैल्सीफेरम को कहते हैं। वाइवेक्स जो होता है आपका, ये मोस्ट कॉमन डिजीज, यानी ज्यादातर इंडिया के अंदर आपके वाइवेक्स ही देखने को मिलता है।
इंडिया के अंदर आपके वाइवैक्स देखने को मिलता है। समझ गए सारे? याद रखना एक चीज मेरी, आप सभी बच्चे, जो ये वाइवैक्स से लेकर के मलेरिया तक ये बिनाइन टर्सियन के होते हैं भाई। ऊपर वाला तो जो फेल्सीफेरम था ये तो मैलिग्नेंट टर्सियन था, ये बिनाइन टर्सियन के होता है। टर्सियन का मतलब होता है प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती है? बिनाइन प्रकृति की होती है। अब बात करूं, अगर मैं इनके इनक्यूबेशन पीरियड भी आपको यहीं पे बता दूं, ठीक है, अगर मैं इसके इनक्यूबेशन पीरियड भी आपको यहीं पे बता दूं तो इसके इनक्यूबेशन पीरियड भी लिख लेना रे भाई, है हाँ, इन सब के इनक्यूबेशन पीरियड। तो फेल्सीफेरम का इनक्यूबेशन पीरियड 12 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 12 दिन, 12 दिन का इसका होता है। उसके बाद वाइवैक्स का कितना होता है? 14 दिन का। ओवेल का कितना होता है? 17 दिन का। कितना होता है ओवेल का? 17 दिन का इनक्यूबेशन पीरियड होता है। और याद रखना, जो मलेरिया होता है इसका 28 दिन का इसका इनक्यूबेशन पीरियड हम काउंट करते हैं। कितना? 28 दिन का। तो इन चारों के इनक्यूबेशन पीरियड भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। फेल्सीफेरम के बारे में भी पूछ सकता है। ये पूछ लेगा कि मोस्ट कॉमन डिजीज कौन से सब टाइप की हो रही है, दैट इज वाइवैक्स की हो रही है। कौन सी हो रही है? वाइवैक्स की हो रही है। आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा मैलिग्नेंट टर्सियन है? फेल्सीफेरम है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, ठीक है, ये बात याद रहे। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रहने वाला है, ठीक है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात बताऊं तो वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन दैट इज मोस्ट कॉमन रहेगा। अरे भाई मच्छर से ही फैल रहा है ना, तो वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन रहता है, ठीक है, ये तो मोस्ट कॉमन रहने वाला है, याद रखना, मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। साथ ही कंजेनाइटल भी फैलता है ये, ठीक है, हाँ कंजेनाइटल भी फैलता है, कंजेनाइटल भी होता है। कंजेनाइटल के साथ याद रखना कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मान लीजिए मेरे मलेरिया हो रहा है, मैंने ब्लड डोनेट कर दिया किसी को, तो उसके भी मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, याद रखना। यहां पे अगर कुछ की पॉइंट की बात करूं बेटा मैं, है यहां पे अगर कुछ की पॉइंट की बात कर लें कि सर इनके की पॉइंट भी कुछ की पॉइंट बता दीजिए। देखो तो यहां पे कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूं, जस्ट 1 मिनट जी। कुछ की पॉइंट की बात करें तो एंट्री जो स्टेज होती है उसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। उसके बाद इन्फेक्शियस स्टेज पूछ लेता है कि इन्फेक्शियस स्टेज को क्या कहते हैं, उसको भी स्पोरोजोइट ही कहते हैं। अफेक्टेड सेल कौन सी होती है मलेरिया में? आरबीसी होती है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? स्प्लीन होता है आपके। कौन सा होता है? स्प्लीन होता है, ठीक है। हाँ ये कुछ की पॉइंट है। जैसे पहले नंबर पे हमें लिखना है एंट्री स्टेज, एंट्री स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोजोइट। दूसरा इन्फेक्शियस स्टेज is called स्पोरोजोइट। इन्फेक्शियस स्टेज भी स्पोरोजोइट। तीसरा अफेक्टेड सेल कौन सी होती है? आरबीसी। अफेक्टेड सेल कौन सी ज्यादा हो रही है? आरबीसी हो रही है। और एक आ जाता है अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है, जो हम चौथे नंबर पे लिखते हैं अफेक्टेड ऑर्गन। अफेक्टेड ऑर्गन है आपके स्प्लीन। स्प्लीन जो प्लीहा कहते हैं दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी कहां डिस्ट्रॉय होगी? स्प्लीन में, ठीक है, ये बात सभी बच्चे याद रखिएगा। तो ये कुछ की पॉइंट है। एक बात और याद रखना, अगर ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है तो ट्रोपोजोइट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? 5वें नंबर पे आता है आपके ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड। अगर ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रोपोजोइट। ट्रोपोजोइट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? ट्रोपोजोइट कहते हैं। समझ गए सारे? तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ की पॉइंट्स के अंदर 6ठे नंबर पे आता है आपके नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP। कब आया था? आप सभी बच्चे जानते हैं 1953 में आया था। कब आया था? 1953 में। 7वें नंबर पे आपसे पूछ सकता है नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में आया था। आप सभी बच्चे इसको भी जानते हैं। अब आपसे पूछेगा एंटी मलेरियल वीक कब आया था, या एंटी मलेरियल वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सवाल बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। 8वें नंबर पे पूछ सकता है एंटी मलेरियल वीक
एंटी मलेरियल वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना लास्ट वीक ऑफ मई। मई के लास्ट वीक में एंटी मलेरियल वीक कहलाता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है एंटी मलेरियल मंथ, एंटी मलेरियल मंथ कब सेलिब्रेट करते हैं? भाई आपने वीक तो सेलिब्रेट कर लिया, मंथ भी सेलिब्रेट करेंगे, तो मंथ करते हैं हम जून में। जून के अंदर एंटी मलेरियल मंथ सेलिब्रेट करते हैं। एक आपकी यूएमएस आता है, अर्बन मलेरिया स्कीम, 1971 में आई थी, याद रखना। एक आपके 10वें नंबर पे आता है यूएमएस, इसको क्या कहते हैं? अर्बन मलेरिया स्कीम, 1971 में आई थी। कब आई थी? 1971 में। और एक आपके 11वें नंबर पे याद रखना एमपीओ, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन। क्या? मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, 1977 में आया था आपके। कब आया था? 1977 में आया था। एक एक चीज डिटेल में लिखवा रहा हूं मैं आप सभी बच्चों को। अगर वीडियो पसंद आए तो इस क्लास के बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। इसी के अंदर हम नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी देख लेते हैं। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था सर? ये कब आया था? 2003 से 04 के अंतर्गत आया था। क्या कहते हैं इसको? नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। कौन कौन सी डिजीज इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है आपके? मलेरिया, मलेरिया के बाद कौन सा आता है? फाइलेरिया। अरे आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल, फाइलेरिया। उसके बाद डेंगू, डेंगू के बाद आता है आपके चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स आता है ना। हाँ, एक आता है आपके काला अजर। काला अजर को आप क्या कहते हैं? लेशमैनियासिस के नाम से जानते हैं। लेशमैनियासिस के नाम से जानते हैं काला अजर को। एक आता है आपके जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ये पूरा का पूरा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी डिजीज इसके अंतर्गत आती है, कौन सी नहीं आती है, याद रखना। उसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं बेटा, ठीक है। हम मलेरिया के क्या देखेंगे? साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे तो याद रखना इसकी स्टेज बड़ी पूछते हैं कि क्या इसमें फीवर स्टेज आती है क्या? बोले नहीं आती है सर। इसकी स्टेज देखेंगे हम। सबसे पहले नंबर पे जो इसकी स्टेज होती है वो होती है कोल्ड स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? पहले नंबर पे सबसे पहले कोल्ड स्टेज आती है। याद रखना 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये स्टेज बनी रहती है आपके। कोल्ड स्टेज 5 मिनट से 1 घंटे तक रहेगी। इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है, कपकपी होती है, ऐसे पर्सन धूजता रहता है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर क्या होता है? शिवरिंग बहुत ज्यादा होती है, एक्सेसिव शिवरिंग। एक्सेसिव शिवरिंग होती है, कपकपी छूटती है। भाई पेशेंट को ठंड लगती है तो कपकपी छूटती है। पहली स्टेज के अंदर ये होता है। दूसरी स्टेज आती है आपके हॉट स्टेज। दूसरी स्टेज क्या आती है? हॉट स्टेज। याद रखना 4 घंटे से लेकर के 6 घंटे के बीच में, 4 से 6 घंटे तक आपके हॉट स्टेज बनी रहती है ये, 4 से 6। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको। हाइपर पायरेक्सिया फीवर इसी में आता है। हाइपर पायरेक्सिया फीवर इसी में आएगा। जॉइंट में पेन हो जाएगा, आपके जितने भी जॉइंट है ना शरीर में उनमें पेन देखने को मिलेगा है। हाँ, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये तीनों चीजें देखने को मिल जाएगी। सर में भी दर्द होगा बहुत भयंकर तरीके से है। सीवियर हेडक, सीवियर हेडक के साथ याद रखना आप सभी बच्चे आपके डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन अलग हो जाती है। बॉडी में पेन बहुत शुरू हो जाता है, सीवियर बॉडी पेन। कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है।
ए लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, ए लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ALOC का मतलब होता है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिल रही है? हॉट स्टेज में देखने को मिल रही है। किस में देखने को मिल रही है? हॉट स्टेज में देखने को मिल रही है। समझ गए सारे? हाँ। उसके बाद आपके आता है तीसरे नंबर पे स्वेटिंग स्टेज। तीसरी स्टेज कौन सी आती है बेटा? तीसरी स्टेज आती है स्वेटिंग। तीसरी स्टेज आती है आपके स्वेटिंग। ये 1 घंटे चलती है। इसमें पसीना आता है, बॉडी का टेम्परेचर, देखो हमारी बॉडी में पसीना आता है, क्यों आता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कम करने के लिए। आपने देखा होगा गर्मी में कभी, जैसे आप पंखे में, कूलर में, AC में बैठे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, आपके पसीने नहीं आ रहा तो आपको ठंड नहीं लगेगी। लेकिन मान लीजिए अभी आप बाहर गए और पसीने पसीना हो गया है, पूरे भीग गए, और तुरंत AC की हवा के सामने आओ, ठंड लग जाती है ना? वही चीज होता है ना। तो हमारे यहाँ पे स्वेटिंग अंदर जो स्टेज होती है, स्वेटिंग के अंदर पेशेंट फील मोर कंफर्ट। पेशेंट क्या करेगा? फील मोर कंफर्ट। पेशेंट कंफर्ट फील करता है। इसमें क्या करता है? पेशेंट है वो कंफर्ट फील करेगा, बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कम स्वेटिंग के अंदर का कंफर्ट फील करता है, ठीक है, ये याद रखना। अब इसका मेन आता है डायग्नोसिस। पता कैसे लगाते हैं सर? डायग्नोसिस के अंदर पता कैसे लगाते हैं? तो याद रखना, पहला तो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट आता है इसमें। एक तो हो गया आपके पहले नंबर पे, तो आ गया आपके रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट आ गया। दूसरे नंबर पे आपके एक स्लाइड टेस्ट आता है। क्या आता है? स्लाइड टेस्ट। ये स्लाइड टेस्ट क्या होता है भाई? है, समझ लेना आराम से, अच्छे से समझना, बिल्कुल दिमाग लगा के देखो। स्लाइड टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? आप एक कांच की स्लाइड लेते हैं। आपने कांच की स्लाइड ले ली, ये थोड़ा तिरछा बन गया है, इसको सही बनाते हैं। कांच की स्लाइड लेनी है। कांच की स्लाइड में क्या किया आपने? याद रखना, एक बूंद ब्लड की यहां पे ले ली और इधर भी ब्लड ले लिया थोड़ा सा, ठीक है, याद रखना। अब इस वाली जो बूंद की जो ब्लड लिए, इसको आप कैसे सर्कुलेट करेंगे? ऐसे फैलाएंगे, ऐसे जलेबी होती है ना, चक्री, ऐसे फैलाएंगे, ठीक है। और इस वाली बूंद को एक बार यूं करने के बाद यूं कर देंगे, तो यूं हो जाएगी ये बूंद। कैसे हो जाएगी? ऐसे, ऐसे फैला दो इसको, ठीक है, यूं करके यूं ले लो इसको, एक साथ दूसरी स्लाइड से यूं खींच देंगे, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब ये वाला जो सैंपल फैला है आपका, ये याद रखना थिन होगा, क्योंकि ये यूं फैलाया है आपने, पतला है। ये वाला कैसा होगा? थिक होगा, यानी गाढ़ा होगा। अब एक स्लाइड से 2 चीजों का पता लगाएंगे हम, याद रखना। इससे तो जो थिक वाला है, जो गाढ़ा है, इससे तो नंबर ऑफ पैरासाइट का पता लगाएंगे हम। किस चीज का पता लगाएंगे बेटा? याद रखना, इससे हम किसका पता लगाएंगे? नंबर ऑफ पैरासाइट। नंबर ऑफ पैरासाइट का पता लगा लेंगे इससे, तो कि नंबर ऑफ पैरासाइट क्या है। और जो थिन वाला है, इससे स्पीसीज का पता लगाएंगे कि फैल्सीफेरम है, वाइवेक्स है, ओवल है, मलेरिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्लाइड ली, एक एक बूंद हमने यहां डाली, और उसके बाद इसको तो यूं सर्कुलेट किया और इसको यूं करके यूं फैला दिया पूरे को, ठीक है। हाँ, तो ये याद ही रखना है आप सभी बच्चों को, हाँ है ना, क्लियर है, ये याद रखना। अब इसका आता है, बोले सर ठीक है, हमने डायग्नोसिस समझ में आ गया, कैसे कैसे फैलाया। जो थिक वाला होता है उसमें हम नंबर ऑफ पैरासाइट देखते हैं, थिन वाले में हम क्या देखेंगे? स्पीसीज देखेंगे। यहां पे इसका मैनेजमेंट भी आता है बेटा, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इसका। इसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है भाई। मैनेजमेंट के अंदर से कई सारे सब प्रकार के सवाल उठते हैं, याद रखना। मैनेजमेंट के अंदर हम एंटी मलेरियल मेडिकेशन देते हैं। एंटी मलेरियल मेडिकेशन हम लोग देते हैं मैनेजमेंट के लिए, ये याद रखना। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, सबसे पहले आती है क्लोरोक्विन। क्या आती है? क्लोरोक्विन। उसके बाद एक आता है क्विनिन। ये जो दोनों होती है ड्रग, क्लोरोक्विन और क्विनिन, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है। उसके बाद एक आता है प्रीमाक्विन। एक आता है प्रीमाक्विन, एक आता है मेफ्लाक्विन। प्रीमाक्विन, मेफ्लाक्विन, ये रिलैप्स मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है।
रिलैप्स मलेरिया की ड्रग, मान लो आपकी बॉडी में मलेरिया छूट गया तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपके, ठीक है। एक आता है डॉक्सीसाइक्लिन, आपसे पूछेगा प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, हाँ प्रोफाइलैक्सिस के बारे में जरूर पूछेगा। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है, डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो। एक आता है आर्टीसुनेट, एक ड्रग याद रखना, फेल्सीफेरम की ड्रग ऑफ चॉइस जरूर पूछता है वो, फेल्सीफेरम की ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में वो जरूर जिक्र करेगा, ठीक है। हाँ, एक आता है आपके आर्टीसुनेट जो फेल्सीफेरम जो वाला है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? आर्टीसुनेट होती है बेटा, कौन सी होती है? आर्टीसुनेट होती है। समझ गए सारे? याद रखना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसका मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे होता है। तो ये ऑल ओवर अबाउट मैंने मलेरिया के बारे में बताया है। उम्मीद करी है कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आएगा। याद रखना, ये छोटी छोटी जो ये जैसे कल परसों के एक थोड़े दिनों पहले मैंने रेबीज बताया था, आज मैंने मलेरिया बताया आप सभी बच्चों को है। इससे पहले मैं पीएससी सीएससी, इससे पहले कमिटी, इससे पहले बहुत सारे काला अजर, वॉर्म इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे छोटे छोटे मैं कम्युनिकेबल डिजीज और ये सब जो डिजीज है इनके बारे में बता चुका हूं। तो इनके आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिए और पढ़ाई कीजिए सर, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि जब आपकी एग्जाम होगी ना और अगर मलेरिया से सवाल आ गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना क्योंकि हमने पूरी चीज कवर कर ली इसके अंतर्गत। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश किया हूं आपको मलेरिया समझाने की, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है और एक क्लास के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।